we are going to discuss about landmark judgments related to fundamental rights. As we know that fundamental rights are embodied in part 3rd of our constitution from article 12 to 35, and these fundamental rights are a kind of negative right because they are a limitation over the executive and the legislature. Now the landmark judgment which was delivered by Supreme Court in various cases will be the topic of discussion in this slide. Now first and foremost, the question which was central to all these landmark judgments was whether fundamental right can be amended or not. So students, let us start discussing about the various landmark judgments delivered so far pertaining to fundamental rights. First and foremost, Champakam Durai Rajan case 1951. सुप्रीम कोर्ट ने देखिए इस लैंडमार्क जजमेंट में क्या कहा था. सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि डीपीएसपी सब्सिडियरी है फंडामेंटल राइट के मुकाबले, यानी कि डीपीएसपी को ज़्यादा प्राइमेसी नहीं दिया जा सकता फंडामेंटल राइट के मुकाबले, लेकिन फंडामेंटल राइट में अमेंडमेंट किया जा सकता है ताकि डीपीएसपी को इफेक्ट में लाया जाए. यानी कि अगर डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फंडामेंटल राइट को अमेंड करना पड़ेगा. और इस लैंडमार्क जजमेंट के बाद हमें देखने को मिला कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव्स ने मिलकर बहुत सारे अमेंडमेंट्स किए, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. ये जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थे, अगर हम इनके बारे में देखेंगे, गौर करेंगे तो हम इनमें एक कॉमनैलिटी पाएंगे. इन सभी का ऑब्जेक्टिव यही है कि फंडामेंटल राइट को थोड़ा सा कर्टेल करके डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट किया जाए. अब आप ये सोच रहे होंगे कि इंडिपेंडेंस के बाद डीपीएसपी को क्यों इम्प्लीमेंट करना चाहता था लेजिस्लेचर. कारण ये है कि हमारा इंडिया पोस्ट कॉलोनियल कंट्री है, यानी कि हमारे इंडिया ने कॉलोनियल रूल फेस किया था. हमारे इंडिया इकोनॉमिकली बैकवर्ड था, बहुत सारे सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस हमारा कंट्री फेस कर रहा था. तो इन सभी चैलेंजेस से इंडिया को ओवरकम करने के लिए चाहिए था कि डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट किया जाए. और इसी वजह से ज़रूरी था कि किसी न किसी वे से डीपीएसपी को, जो अभी तक एक पॉजिटिव राइट की तरह थे, यानी कि केवल एक मॉरल ऑब्लिगेशन थे स्टेट के ऊपर, उनको इम्प्लीमेंट करना आवश्यक था. अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करना है तो फंडामेंटल राइट को क्यों बीच में लाने की ज़रूरत पड़ी. क्योंकि फंडामेंटल राइट, जैसे कि हमें पता है कि आर्टिकल 31 जो था, पहले वो राइट टू प्रॉपर्टी प्रोवाइड कर रहा था. अभी तो हालांकि वो राइट टू प्रॉपर्टी नहीं है, एक फंडामेंटल राइट नहीं है, वो अब एक लीगल राइट हो गया 300A के अंतर्गत. लेकिन पहले वो एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था. तो फंडामेंटल राइट अगर हमारा राइट टू प्रॉपर्टी है, इसका मतलब कि लोगों को उनकी प्रॉपर्टी से वंचित नहीं किया जा सकता. लेकिन अगर लोगों को उनके प्रॉपर्टी से डिप्राइव नहीं किया जाएगा तो आप बताइए कि क्या हम डीपीएसपी को, जो कि डीपीएसपी ये है कि एक तरह से लैंड रिफॉर्म लाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लैंड को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, टेनेंसी रिफॉर्म लाया जाए, ज़मींदारी सिस्टम को हटाया जाए, तो क्या ये लैंड रिफॉर्म हो सकते थे? नहीं हो सकते थे. और इसी वजह से बीच में आ गया फंडामेंटल राइट. और एग्जीक्यूटिव्स और लेजिस्लेचर, स्पेशली मैं एग्जीक्यूटिव्स को यहाँ पे क्यों जिक्र कर रही हूँ, क्योंकि देखिए जो लेजिस्लेचर में मेजॉरिटी पार्टी होती है वही एग्जीक्यूटिव फॉर्म करती है. तो उस एग्जीक्यूटिव का पर्पस क्या होगा कि जो मैनिफेस्टो वो लेके आई है वो अपना इम्प्लीमेंट करे. और चूँकि उस एग्जीक्यूटिव का मेजॉरिटी है पार्लियामेंट में, तो वो आसानी से जो भी लॉ चाहे, जितने भी गवर्नमेंट बिल होंगे, आसानी से पास हो जाएंगे. तो इसी वजह से मैं बार बार एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर को लेके आ रही हूँ. तो देखिए ये क्या हुआ कि जब एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर यहाँ पे ट्राई में लगे हुए थे, जब कोशिश कर रहे थे कि इम्प्लीमेंट किया जाए डीपीएसपी को, तो बीच में आ रहा था फंडामेंटल राइट. और फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट और गारंटी करने का राइट किसको दिया गया इंडिया में? हमें पता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जो हमारा जुडिशियल स्ट्रक्चर, स्पेशली जो हमारे सब्सिडियरी कोर्ट्स है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है, उनको ये राइट नहीं मिला हुआ है. लेकिन हाई कोर्ट,
सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 32, आर्टिकल 226, इन सभी प्रोविजंस के अंतर्गत ये कहे गए हैं कि वो एनफोर्स कर सकते हैं फंडामेंटल राइट को और वो प्रोटेक्ट करेंगे लोगों के फंडामेंटल राइट को। तो इसी वजह से क्या हुआ कि जब कभी भी डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए लेजिस्लेचर ने कोई नियम बनाया जो कि वॉयलेट कर रहा था, कॉन्ट्रविन कर रहा था हमारे फंडामेंटल राइट को, तो बीच में आ गया जुडिशरी ने अपने टाइम एंड अगेन जुडिशरी बीच में आया, इंटरवीन किया और उसने ये कहा कि आप फंडामेंटल राइट को नहीं कर सकते कब। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला जजमेंट में, बैक टू द जजमेंट, आपको यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करने को मिल रहा है कि यहाँ पे जुडिशरी ने 2 कंडीशन रखी है। सबसे पहली बात, डीपीएसपी सुपीरियर नहीं है फंडामेंटल राइट से। ठीक है, यानी कि फंडामेंटल राइट जो है वो अभी भी सुपीरियर माना जाएगा डीपीएसपी से, लेकिन अगर डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करना है तो उसके लिए फंडामेंटल राइट को किया जा सकता है अमेंड। तो अब हम ये समझ चुके हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट जो हम यहाँ पे देख रहे हैं वो लिखा हुआ है शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1951। इस केस में क्या कहा गया कि सबसे पहली बात तो इस केस में किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया था? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया था। जी हाँ, वही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जिसके थ्रू 9th शेड्यूल को ऐड किया गया था। अब आप ये सोच रहे होंगे कि 9th शेड्यूल क्या है, तो बहुत ही ब्रीफ में मैं आपको बताती हूँ कि 9th शेड्यूल में वो प्रोविजंस, जो भी प्रोविजंस 9th शेड्यूल में ऐड कर दिए जाएंगे वो पूरी तरह से फ्री रहेंगे किसी भी तरह के जुडिशियल रिव्यू से। यानी कि अगर सपोज कीजिए कि सर्टेन सेट्स ऑफ नॉर्म्स, सर्टेन सेट्स ऑफ लेजिस्लेशंस अगर 9th शेड्यूल में ऐड हो गए तो जुडिशियल रिव्यू उस पर नहीं हो सकता, जुडिशरी उसको रिव्यू नहीं कर सकती। ये था 9th शेड्यूल। तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को यहाँ पे चैलेंज किया गया था। देखिए यहाँ पे हमने ये पाया कि जुडिशरी ने यहाँ पे क्या जजमेंट सुनाया। देखिए इस जजमेंट में ये कहा गया कि जुडिशरी ने ये पूरी तरह से जस्टिफाई किया है कि फंडामेंटल राइट को मॉडिफाई किया जा सकता है, अब्रिज किया जा सकता है या फिर अमेंड किया जा सकता है। और जितना भी जो लॉ एक्सप्लेन किया गया है, पहले हमें एक चीज़ यहाँ पे क्लियर करनी है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अभी आगे के जजमेंट में ये अगर हमें समझना है तो उसके लिए एक बात आपको क्लियर रखनी पड़ेगी और वो ये है कि आर्टिकल 13 क्या कहता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। आर्टिकल 13 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या कहता है वो हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। सबसे पहली बात, आर्टिकल 13 में 2 क्लॉजेज हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। आर्टिकल 13 का क्लॉज 1 ये कहता है कि जितने भी लॉज हैं, लॉज के कंपोनेंट क्या क्या हैं वो कंपोनेंट बताए गए हैं आर्टिकल 13 के क्लॉज 1 में। जैसे कि जितने भी बाय लॉज, ऑर्डिनेंसेस जिनको हम टेम्पररी लॉज बोलते हैं, या फिर जितने भी लेजिस्लेशंस पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर बनाती है, वो सभी के सभी क्या है, वो सभी के सभी लॉ है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 13 क्लॉज 1। ये क्लैरिटी है। उसके बाद दूसरा पॉइंट जो आपको अपने दिमाग में रखना है वो ये है कि आर्टिकल 13 का क्लॉज 2 ये कहता है कि अगर कोई भी लॉ इनकंसिस्टेंट है फंडामेंटल राइट से तो उस कंडीशन में इसको नल एंड वॉइड, ध्यान दीजिएगा, उस लॉ को जो कि फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट है उस लॉ को नल एंड वॉइड घोषित कर दिया जाएगा, यानी कि उसे इनवैलिड कह दिया जाएगा। तो ये यहाँ पे दिया हुआ है और ये यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू का पावर दे रहा है जुडिशरी को। तो इस लॉ का टाइम एंड अगेन यहाँ पे रिव्यू किया गया। तो देखिए शंकरी प्रसाद केस में क्या हुआ कि ये बोला गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है वो तो कहीं भी मेंशन नहीं था आर्टिकल 13 के क्लॉज 1 में। तो आर्टिकल 13 के क्लॉज 1 में क्या जो लॉ डिफाइन किया गया क्या उसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी इंक्लूडेड है? शंकरी प्रसाद केस में बोला गया नहीं इंक्लूडेड है और ये कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट चूँकि एक लॉ नहीं है आर्टिकल 13(1) के मुताबिक, और इसी वजह से अगर वो फंडामेंटल राइट को कॉन्ट्रविन कर रहा है तो भी वो वैलिड है। बढ़ते हैं आगे। अब सेकेंड यहाँ पे ये पोजीशन प्रीवियस वाले पोजीशन से बिल्कुल सिमिलर है, यानी कि अगर आपने शंकरी प्रसाद सुन लिया तो बिल्कुल सिमिलर पोजीशन यहाँ पे भी है। यहाँ पे 17th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया था। यहाँ पे ये बोला गया था कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स करती है लेजिस्लेचर आर्टिकल 368 के अंदर, वो हमारी लॉज में एक कंपोनेंट नहीं है और चूँकि वो आर्टिकल 13 के क्लॉज 1 में डिफाइंड लॉ का एक पार्ट नहीं है, इसी वजह से अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अब्रिज करता है या फिर अगर वो
अगर वो इनकंसिस्टेंट है फंडामेंटल राइट से, तो उस सिचुएशन में उसे इनवैलिड नहीं कहा जा सकता। ये यहाँ पे बोला गया। इसके बाद यहाँ पे हमें ये याद रखना है कि ये सिमिलर जजमेंट जो है प्रीवियस वन से सिमिलर है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और 13(2) को मैं प्रोविज़न आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जजमेंट ये इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि अभी तक जो जजमेंट हमने पढ़े और इवन तीनों जो जजमेंट हमने अभी तक पढ़े, उसमें कहीं ना कहीं ये बोला गया था कि अमेंडमेंट हो सकता है फंडामेंटल राइट में। आपने कॉमन पोजीशन देखा होगा, आपने देखा कि अभी तक ये बोला गया कि ठीक है भैया, फंडामेंटल राइट हाँ मान लेते हैं कि सुपीरियर है, लेकिन फंडामेंटल राइट में अमेंडमेंट हो सकता है, अमेंडमेंट हो सकता है, क्योंकि आर्टिकल 13 में डिफाइंड जो लॉ है उसमें नहीं आता कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ये पूरा का पूरा सिचुएशन बदल जाएगा इस केस में। तो चलिए इसके बारे में स्टार्ट करते हैं बात करना। सबसे पहली बात, ये जो गोलकनाथ केस 1961 में 1967 में आया था, इसमें 1, 4 और 17 1, 4 और 17 इन 3 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की वैलिडिटी को चैलेंज किया गया था। जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ये बोला कि प्रीवियस जजमेंट से पूरी तरह से विपरीत पोजीशन देते हुए ये कहा गया कि आर्टिकल 368 के अंतर्गत अगर पार्लियामेंट कोई भी अमेंडमेंट करती है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी आर्टिकल 13(1) में डिफाइंड लॉ का एक पार्ट है। और चूंकि अगर वो लॉ का एक पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, तो इसका मतलब है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अगर अब्रिज कर रहा है या फिर अमेंड कर रहा है या फिर इनकंसिस्टेंट है फंडामेंटल राइट से, इसका मतलब वो नल एंड वॉइड हो जाएगा, यानी कि वो इनवैलिड हो जाएगा। इट इज़ अल्ट्रा बायस्ड टू द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसी वजह से इस केस में ये कह दिया गया कि गोलकनाथ केस ने कंक्लूड ये किया कि फंडामेंटल राइट को ना ही टेक अवे किया जा सकता है, ना ही इसे रिमूव किया जा सकता है, अब्रिज नहीं किया जा सकता। तो ये था कंक्लूजन गोलकनाथ केस का। बढ़ती हैं आगे। अभी तक हमने जितने भी पढ़े ना, उसमें क्या बोला जाता कि आर्टिकल 13 क्लॉज 1 में जो डिफाइंड है लॉ, उसका पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है या नहीं, यही था सेंट्रल। लेकिन यहाँ पे पूरी पोजीशन पिक्चर बदल जाएगी। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि केशव नंदा भारती केस में ये बोला गया कि आर्टिकल 13 के क्लॉज 1 का पार्ट है या नहीं फंडामेंटल राइट, ये यहाँ पे कंसर्न नहीं है। सीधा यहाँ पे एक डॉक्ट्रिन निकाला गया, एक डॉक्ट्रिन को इवॉल्व किया गया और इसका नाम था डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। यहाँ पे ये बोला गया कि पार्लियामेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट में अमेंडमेंट कर सकती है, इंक्लूडिंग द पार्ट 3 विच इज़ द फंडामेंटल राइट। लेकिन केवल एक ही लिमिटेशन है। आर्टिकल 368 के अंतर्गत जो भी पार्लियामेंट को अमेंडमेंट पावर्स दिए गए हैं, उसका यूज़ करके वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के एसेंशियल फीचर्स को, यानी कि जो हमारे कोर हैं, जो फीचर्स हमारे कोर है कॉन्स्टिट्यूशन के, उसको वो डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती, उसको वो एक तरह से डैमेज नहीं कर सकती। ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसे केशव नंदा भारती केस में मेंशन किया गया था। तो बढ़ते हैं आगे। अच्छा, एक बात और इसमें याद रखिएगा कि 24th, 25th और 29th इन 3 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया था। अच्छा, मैं एक सेपरेट स्लाइड बना लूँगी जिसमें मैं सभी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जितने भी इंपॉर्टेंट है उनको मैं डील कर लूँगी फंडामेंटल राइट से रिलेट। यहाँ पे मैंने इसलिए नहीं डील किया क्योंकि यहाँ पे मैं लिमिटेड रखना चाहती थी, टाइम लिमिट। नेक्स्ट अब हम बात करने वाले हैं मिनरेवा मिल्स केस के बारे में। मिनरेवा मिल्स केस 1980 को समझने से पहले मैं चाहूँगी कि आप ये समझ लें कि 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या कह रहा था। 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने इंसर्ट कर दिया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 31C। इस आर्टिकल 31C के इंसर्ट होने के बाद 2 प्रोविज़न हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आ गए थे। पहला वाला जो प्रोविज़न था वो ये कह रहा था कि अगर सपोज DPSP 2 DPSP 39A और आर्टिकल 39B में जो 2 DPSP डिफाइन किए गए हैं, अगर उनको इम्प्लीमेंट करना है, अगर उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है, तो उस अटेम्प्ट में कॉन्ट्रीब्यूट किया जा सकता है आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 31 में गारंटीड फंडामेंटल राइट को। यानी कि यहाँ पे केवल आपको एक चीज़ देखना है कि यहाँ पे केवल और केवल ये कहा गया कि जो 2 DPSP हैं, DPSP जो कि दिए गए हैं आर्टिकल 39A और आर्टिकल 39B में, अगर उनको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है किसी लॉ के थ्रू, तो उस सिचुएशन में आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 31 में दिए गए फंडामेंटल राइट को कॉन्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। लेकिन
यहाँ पे आप एक चीज़ ऑब्जर्व रखेंगे कि 25th अमेंडमेंट ने यहाँ पे सभी डीपीएसपी की बात नहीं की है, पॉइंट टू बी नोटेड। सेकेंड फीचर जो यहाँ पे 31C के थ्रू आया था वो ये कह रहा था कि जितने भी यहाँ पे पॉलिसीज़ बनाए जाएंगे इसको इफेक्ट देने के लिए, यानी कि डीपीएसपी जो 39A और 39B में दिए गए हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर कोई भी पॉलिसी इस तरह की बनाई जा रही है देन इट विल बी नॉट क्वेश्चन इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ, इसे किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं चैलेंज किया जा सकता। तो यहाँ पे मैं अब आपको लेके आती हूँ। सबसे पहली बात याद रखिएगा कि ये जो नॉट क्वेश्चन इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ है इसे नल एंड वॉइड यानी इनवैलिड घोषित कर दिया गया था इससे प्रीवियस वाले जजमेंट में केशव नंदा भाटी केस में, ठीक है, क्योंकि ये जो जजमेंट था इसमें जुडिशियल रिव्यू को प्रोहिबिट कर दिया गया था, बोला गया था कि किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में इसे चैलेंज नहीं किया जा सकता, जबकि हमें पता है कि हमारे डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं। मैंने एक जुडिशियल रिव्यू पे एक सेपरेट स्लाइड बनाई, उसमें मैंने बताया कि कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जुडिशियल रिव्यू को एडवोकेट करें, तो आप वो स्लाइड देख सकते हैं अगर आपको इसमें और जानना है तो। और मैं यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि जुडिशियल रिव्यू को यहाँ पे कर्टेल कर दिया गया था, एक तरह से हटाने की कोशिश की गई थी इस अमेंडमेंट के थ्रू, 25th अमेंडमेंट जो 1971 में आया था। तो इसी वजह से इससे पहले वाले केस जिसका नाम था केशव नंदा भाटी केस 1973 उसमें रिमूव कर दिया गया था सेकेंड प्रोविजंस को, लेकिन जो फर्स्ट वाला प्रोविजन था उसमें अभी कुछ और आना बाकी था और वो था 42nd अमेंडमेंट के थ्रू आने वाला बदलाव। 42nd अमेंडमेंट जो कि एमरजेंसी के दौरान आया था, आपको पता है एमरजेंसी 1976 में लगाया गया था इंदिरा गांधी के रेजिम में और 18 मंथ तक ये कंटिन्यू चला था। तो इंदिरा गांधी के रेजिम में ये जो एमरजेंसी लगाया गया था तो उस एमरजेंसी के दौरान उन्होंने ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बनाया था। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को हम जानते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि डिफरेंट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव कर दिए गए थे इसके अंतर्गत। तो हमें यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू इस 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में क्या क्या बदलाव लाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे बदलाव लाया गया वो ये कहा गया, अभी तक आपने क्या देखा 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कह रहा था केवल 39A और 39B में दिए गए डीपीएसपी को अगर हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं केवल उस सिचुएशन में 14, 19 और आर्टिकल 31 में दिए गए फंडामेंटल राइट को किया जा सकता है कर्टेल। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया 42nd अमेंडमेंट में ये कह दिया गया कि जितने भी डीपीएसपी ऑल डीपीएसपी जितने भी होते हैं जैसे कि 36 से लेकर 51 तक हमारे डीपीएसपी हैं, कुछ ऐसे भी डीपीएसपी हैं जो कि आउटसाइड हैं इस पार्ट से, जैसे कि आर्टिकल 350A और आर्टिकल 335, तो ये सारे डीपीएसपी ये सभी भी डीपीएसपी के पार्ट हैं। तो ये जितने भी डीपीएसपी हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वो ज़्यादा प्राइमेसी उनको दिया जाएगा एज़ कम्पेयर टू फंडामेंटल राइट। मतलब आप ये समझिए कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू यहाँ पे ये कहा गया था कि ना सिर्फ 39A और 39B में दिए गए डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए 14, 19 और 31 में दिए गए फंडामेंटल राइट को कॉन्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, बल्कि इसका स्कोप इंक्रीज करते हुए ये कहा गया था कि जितने भी डीपीएसपी हैं उन सभी डीपीएसपी को अगर इम्प्लीमेंट करना है तो उसके लिए जितने भी फंडामेंटल राइट हैं आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 31 में दिए गए उनको कर्टेल किया जा सकता है, ये यहाँ पे बोला गया था। अब इस जो प्रोविजन को यहाँ पे इंक्लूड किया गया 42nd अमेंडमेंट के थ्रू, इसको चैलेंज कर दिया गया इस मिनरेवा मिल केस 1980 में। मिनरेवा मिल केस ने इस जजमेंट में ये कहा कि जो प्रीवियस पोजीशन था वो यहाँ पे फिर से रिस्टोर कर दिया गया। अब यहाँ पे प्रीवियस पोजीशन क्या था कि देखिए मिनरेवा मिल केस में ये बोला गया कि बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, दे आर लाइक टू व्हील्स ऑफ अ चैरिट। तो हम एक को सुपीरियर रोल और दूसरे को इन्फीरियर पोजीशन नहीं दे सकते। तो इसी वजह से ये बोला गया कि फंडामेंटल राइट जो आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 31 में दिए गए थे उसको एक तरह से कम सुपीरियर बना दिया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू एज़ कम्पेयर टू अदर डीपीएसपी। तो इसी वजह से इसको चैलेंज कर दिया गया था मिनरेवा मिल केस में और ये स्ट्रक डाउन कर दिया गया था। और स्ट्रक डाउन करके जो प्रीवियस पोजीशन था, यहाँ पे जो सिचुएशन था जो हमने 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में ये जो फर्स्ट प्रोविजन पड़ा था ये फिर से रिस्टोर कर दिया गया। तो आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि मिनरेवा मिल केस में जो प्रीवियस पोजीशन था जो 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया था वो फिर से वापस यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया गया मिनरेवा मिल केस में। और जो यहाँ पे जजमेंट में कहा गया वो ये कहा गया कि बैलेंस बिटवीन डीपीएसपी एंड द फंडामेंटल राइट इज द बेसिक फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन।
तो ये था हमारा पूरा प्रेजेंटेशन। थैंक यू।